नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 21 जून। सबसे बड़ा दिन किस गोलार्ध का, ये आप बताएंगे। और 21 जून का जो ये दिन है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले पर्व के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आप बताएंगे। आज के सेशन की शुरुआत प्रश्न से हो रही है और जितने ज्यादा प्रश्न होंगे उतना अच्छा सेशन होता है। कल टेस्ट हुआ। टेस्ट में जो रिजल्ट आया उस पर कई लोगों ने कहा कि वो जो रिजल्ट है मेरा तो 56 था, 0 हुआ। वो कंप्यूटर है, लास्ट इनपुट जो आप देंगे फिर से खोल के अगर 0 पे सबमिट कर देंगे तो लास्ट इनपुट वो ले लेगा। ठीक है ना? तो इसको सब ध्यान रख के किया कीजिए। परीक्षा है, सीरियस हो जाइए, यही सिखा रहा है आपको। एक गोला गड़बड़ बनने पे कितना नुकसान हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भारत में यूरोपीय जो आए उनका कैसे कैसे यहाँ पर समय रहा, फिर अंग्रेजों ने तो शासन ही किया, आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आज भारत में यूरोपियों का आगमन पहला टॉपिक। 10 क्वेश्चन करेंगे और 20 इसके देखेंगे। पहला प्रश्न है, यूरोपियों का भारत आने का सही क्रम क्या था? बहुत सरल सा प्रश्न है, बचपन से सब लोग पढ़ते आए हैं। कंपटीशन की पैदाइश यहीं से होती है और इसका सही क्रम जो है याद करने का। इनके कर्म तो बड़े खराब थे लेकिन क्रम इनका तो पढ़ना ही पड़ता है, कर्म भी पढ़ने पड़ते हैं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये क्रम था। पी डी ए डी एफ, पीडीएफ याद करिए लेकिन पी डी ए डी एफ कर दीजिए, तो ये बिल्कुल सही इनका क्रम है। यही क्रम याद कर लीजिए। और इसमें बहुत सन वगैरह आगे जितने इंपॉर्टेंट सन है वो मैंने डाल दिए हैं, वो आगे आते रहेंगे, याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया तथा 1498 ईस्वी में कालीकट, यानी केरल में कालीकट था, केरल ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, उस तट पर उतरा। कालीकट आया था तो कालीकट बंदरगाह था तो वहां पर उतरा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उत्तर देते चलिए आप लोग। और जमोरिन साथ आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। यहाँ मजे की बात यह है कि हाँ, जमोरिन उस समय कुछ चर्चा में था तो बहुत सारे लोग कहेंगे ये सही है, दूसरा गलत है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, पहला तो सही है लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जमोरिन जो था उस समय कालीकट का शासक था। 1498 में जब वास्को डिगामा आया तो जमोरिन शासक था, है ना? और जमोरिन से व्यापार करने की सुविधाएं इसने प्राप्त की थी वास्को डिगामा ने। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? सबसे पहले पुर्तगाली आए तो पुर्तगाली गवर्नर भारत में सब कौन था? तो पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था वो फ्रांसिस्को एल्मीडा था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये 1505 से 1509 तक यहाँ पर रहा और भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बना। और ब्लू वाटर पॉलिसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीति इसने अपनाई थी। फिर उसके बाद अल्बुकर्क बना था 1509 से फिर 1515 तक ये रहा था, है ना? और पुर्तगालियों ने अपनी शक्ति बेहद सुदृढ़ की थी किसके काल में? अल्बुकर्क के काल में। यहाँ पर ये भी तैयार करते चलिएगा। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कभी वास्को डिगामा या इनको मत टिक कीजिएगा, जमोरिन को तो टिक करना ही नहीं है। वास्तविक संस्थापक जब भी पूछा जाए तो ये अल्बुकर्क ही होगा, क्योंकि इसी के समय जब ये था 1509 से 1515 के बीच में, तो पुर्तगालियों ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली, है ना? ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को एल्मीडा पहला था, उसने लागू की थी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन शक्ति जो बढ़ी थी वो अल्बुकर्क के समय बढ़ी थी। और पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो अल्बुकर्क माना जाता है। पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा प्रश्न के नेचर में मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, बीच बीच में ऐसे भी प्रश्न आपको दूंगा वन लाइनर, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इस बार आपको पेपर में दिखेगा। इधर उधर ये सब बातें आउट मत कीजिएगा, अपने तक सीमित रखिएगा, क्योंकि ये बातें कहीं बहुत अंदर से पता चलती हैं या बहुत विश्वसनीय लोग बताते हैं, तो आपका जो अपना परिवार है यहाँ पर वो जाने। क्वेश्चन की प्रवृत्ति में थोड़ा सा अंतर आपको इस बार देखने को मिलेगा। बहुत रद्दी क्वेश्चन इस बार जो अंड बंड पूछ लिए जाते थे वो नहीं पूछे जाएंगे, छोटे क्वेश्चन भी कुछ बढ़ेंगे। पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया था, ये प्रश्न है। और इसका सही उत्तर है कि उन्होंने पहला दुर्ग 1503 की बात है कोचीन में स्थापित किया। और दूसरा अगर पूछ लिया जाए तो कुन्नूर में। दोनों ये का से आ रहे हैं, कोचीन और कुन्नूर। तो पहला कोचीन, दूसरा कुन्नूर में स्थापित किया था। 1602 में प्रथम डच यानी हालैंड कंपनी, हालैंड की ये कंपनी थी, हालैंड के डच जो हालैंड के निवासी थे ना, एक न्यू हालैंड ट्रैक्टर भी आता है। कंपनी की स्थापना भारत में व्यापार के लिए हुई थी 1602 में। चेक ये करना है कि 1602 में हुई थी कि नहीं। तो 1602 में ये कंपनी की स्थापना होती है, बिल्कुल सही बात है। और भारत में डचों ने पहली कोठी जो बनाई वो मछलीपट्टनम में बनाई 1608 में। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन इसके बिल्कुल, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट सही है। पहली कोठी मछलीपट्टनम, डचों की बात हो रही है, पुर्तगालियों की नहीं।
और ये हालैंड के थे ही। और डचों का मुख्य लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया के टापुओं पर व्यापार करना था। व्यापारिक मार्ग की एक कड़ी मात्र ये थे। भारत में जो ये बसे तो व्यापारिक जो व्यापार करना चाहते थे उसकी एक कड़ी के रूप में भारत को इन्होंने उपयोग करने का प्लान बनाया था। फिर आगे क्या क्या हुआ जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, बेदरा का युद्ध हुआ था, किनके बीच में बेदरा का युद्ध हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, या अंग्रेज डच, या डच फ्रांसीसी, किसके बीच में? तो अंग्रेज और डचों के बीच में ये युद्ध हुआ और 1759 की बात है। 1759 की बात है, ये युद्ध हुआ, ठीक है ना। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया। अंग्रेज व डच के मध्य हुआ 1759 में, और अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत से व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1764 में की गई थी। क्या ये बात सही है? फ्रांसीसी कंपनी है। जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो कंफ्यूज मत हुआ करिए, क्रम में दिमाग में इसको बिठाइए। तो 1764 में हुई थी, सही है। और फ्रांस में उस समय लुई 16वें का शासन था। फ्रांस में जो शासन था, शासक जो था उस समय कौन था? लुई 16वां था क्या? नहीं, लुई 16वां नहीं था, लुई 14वां था। लुई 14वें के मंत्री थे कोलबर्ट, है। और कोलबर्ट तथा सरकार की सहायता से 1664 में भारत से व्यापार करने के लिए जो पहली फ्रांसीसी कंपनी थी वो स्थापित की गई थी। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक जो संस्थापक है भारत में, वो कौन माना जाता है? वो माना जाता है फ्रांसिस मार्टिन। 1773 की बात है। 1773 में फ्रांसिस मार्टिन वलीकोंडापुर की सूबेदार शेरखा से पुद्दुचेरी नामक गांव लेता है ना। और पांडिचेरी के रूप में इसको विकसित करता है लेपिसने। और पांडिचेरी की कोठी में ही फ्रांसिस मार्टिन ने फोर्ट लुई की स्थापना की थी। फोर्ट माने किला, फोर्ट लुई की स्थापना यहाँ पे वो करता है। और फिर भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक इसीलिए फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता है। और ये पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर भी था, ये भी फैक्ट याद करिए, ठीक है। फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फैक्ट जब आप मेंस में आंसर लिखते हैं तो उसकी जान होते हैं। आंसर राइटिंग का जल्दी ही कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, सब व्यवस्थित हो रहा है। नया वाला जो ऐप है वो सब डाउनलोड कर लीजिए आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दे रहा हूँ। तो उसमें जो है सब धीरे धीरे चलेगा, टीम बन गई है, सब समय के हिसाब से ही होता है। और सफलता प्रोग्राम आज अभी लॉन्च हो जाएगा और 25 से तो उसको स्टार्ट होना ही है। सारा कुछ उसमें काम हो चुका है और उसमें वीडियोस अब डालने हैं। तो उसमें कुछ क्लासें लाइव, कुछ रिकॉर्डेड ऐसे दी जाएंगी और जो भी टॉपिक होगा उसके 10-50 प्रश्न तुरंत तुरंत टेस्ट हो जाया करेगा, है ना। मतलब आगे पीछे थोड़ा सा, ये नहीं कि बिल्कुल मतलब इधर वीडियो हो रहा है उधर टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? तो फ्रांसीसियों ने जो अपनी पहली कोठी स्थापित की थी, बड़ा मजेदार प्रश्न है, ये सूरत में स्थापित की थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और 1667 की बात है। 1667 में फ्रैंको केरो के नेतृत्व में फ्रांसीसी आए थे, ये भी एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। और 1668 में सूरत में अपनी पहली कोठी और दूसरी कोठी फिर बनाई मछलीपट्टनम में। तो पहली सूरत, दूसरी मछलीपट्टनम में। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो भारत में जो आने वाला पहला अंग्रेज था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। 6वीं शताब्दी में जिन देशों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, तो अंग्रेजों का तो आप महत्व आप जानते ही हैं, है ना। तो अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 16वीं शताब्दी होना चाहिए, 6वीं शताब्दी नहीं। यहाँ पर आगे अभी मैं बता रहा हूँ, ये व्याख्या में देख रहा था ये। तो 16वीं शताब्दी में जिन देशों की कंपनियों ने यहाँ पे व्यापार स्थापित किए, तो अंग्रेजों की जो भूमिका रही वो सबसे महत्वपूर्ण रही। तो जॉन मिल्टन जो था, जॉन मिल्टन हॉल पहला अंग्रेज था जो भारत आया था। जॉन मिल्टन हॉल जो था वो पहला अंग्रेज था तो भारत आया था और 1599 में आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, वहां 16वीं शताब्दी होगा। 1599 में कभी कभी मैं क्लिक कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे दिखने लगता है और ये स्क्रीन पर बाद में जाता है। 1599 में इंग्लैंड में द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना हुई। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी को कितने वर्ष भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी? बताइए। 1599 में स्थापना होती है, इतना बड़ा नाम इसका होता है, और इन्होंने कहा था कि 15 वर्ष व्यापार करो फिर देखा जाएगा। लेकिन ये तो आए फिर, तो आप समझ सकते हैं। 1600 में केवल 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र दिया गया था। नाम याद रखिएगा, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये कंपनी थी। तो ईस्ट ईस्ट खाली आप जानते हैं, ईस्ट इंडिया, ठीक है।
कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि औरंगजेब से मिली या औरंगजेब ने प्रदान की, पहला स्टेटमेंट, जो कि बिल्कुल गलत है। याद करिए किसने दी थी। और दूसरा है सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में एक व्यापारिक संधि के लिए आया था, तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। इंग्लिश खां की उपाधि जो दी थी वो, ध्यान रखिएगा, ये जहांगीर ने दी थी, औरंगजेब ने नहीं दी थी, जहांगीर ने दी थी। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में व्यापारिक संधि करने के लिए आया था। कैप्टन हॉकिंस 1609 की फिर बात है, जहांगीर के दरबार में जब पहुंचा तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को क्या किया था, इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, तो बी इंग्लिश खां। सोचिए नाम कैसा। अगला जो प्रश्न है इसमें यही व्याख्या दी हुई है, ठीक है। और विलियम नॉरिस ने औरंगजेब के दरबार की यात्रा की थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। सवाली की युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में एक कदम रखने की जगह मिली थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सवाली का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों के तात्कालिक संस्थापकों का सही युग्म आपको बताना है, कौन कौन से इसमें सही सुमेलित हैं। तो फ्रांसिस डे ये मद्रास, जो कि सही है। गैराल्ड अंगियार मुंबई, ये भी सही है। और जॉर्ज चॉर्नॉक ये कलकत्ता, सब लोग जानते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन लोगों ने इसकी स्थापना में, मतलब इनका स्थापना की थी, इनको श्रेय जाता है, इनका योगदान था। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष कौन था। तो कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था, मद्रास में क्या था, सेंट फोर्ट जॉर्ज, और कलकत्ता में फोर्ट विलियम, ये भी प्रश्न पूछा था सुमिलित करने में। तो फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष चार्ल्स आयर था, सर चार्ल्स आयर इसको बोलते हैं, तो चार्ल्स आयर था, ठीक है। तो मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट विलियम, तो विलियम का जो अध्यक्ष था फोर्ट विलियम का, चार्ल्स आयर था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा एवं अन्य कारणों से टकराव के चलते कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे। कई कर्नाटक युद्ध हुए ना, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसा सुनते हैं ना, तो वो तीन तक ही सुनते होंगे, चौथा मत सुनिएगा। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में तीन ही कर्नाटक युद्ध हुए थे। पहला 1746 से 48 के बीच में, है ना। दूसरा जो है तो 1749 से 54 के बीच में। और तीसरा जो है ये 1758 से 1763 के बीच में, ठीक है। तो अब इसके परिणाम भी आपको याद करने हैं, इसमें क्या क्या रिजल्ट हुआ था ये भी याद कर लीजिएगा। कल वाले टेस्ट का पीडीएफ अभी आप लोगों को मिल जाएगा, आंसर का पीडीएफ, और इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। और तैयारी करते रहिए अच्छे से, है ना, बहुत सीरियसली। ये छोटी छोटी जो घूंटे होती है ना, ये बिल्कुल वही ऐसी घूंटे हैं जो सारे वायरस और बैक्टीरिया से आपकी रक्षा करेंगी। ये डेली 30 ऐसी ही घूंट है। कोरोना जैसी जो परीक्षा की महामारी है वो तो नहीं आने देगी, और वैसे भी कोरोना भी नहीं आने देगी। आप घर पे, इतना काम रहता है, आप घर पे बैठ के पढ़ेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। और जब आपके पास पढ़ाई का कुछ नहीं रहेगा तो आप इधर उधर बुक्स ढूंढते फिरते हैं, नोट्स लाते हैं, पेन कई कलर की खरीदते हैं, है ना। इधर उधर थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा आंख सेकने जाते हैं, चाय पीने बाहर जाते हैं। कलकत्ता के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था। कलकत्ता का जो निर्माण हुआ था, कलकत्ता का निर्माण सुल्तानाती, गोविंदपुर और कालिकाता, तो सूतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर, इनको मिला के हुआ था। अलीपुर इसमें नहीं शामिल था, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि कौन सा शामिल नहीं था। तो 1698 में मुगल सम्राट की ओर से बंगाल में ये जो स्थान थे, इनकी दीवानी प्राप्त हुई किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने कलकत्ता नगर की स्थापना की, वहीं पे फोर्ट विलियम स्थापित कर दिया। काल कोठरी की घटना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काल कोठरी की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल के नवाब में 146 अंग्रेज बंदी, जिसमें स्त्री बच्चे सब शामिल थे, उनको 18 फुट लंबे और लगभग 14 फुट 10 इंच 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया था। तो 20 जून 1756 की रात को उनको बंद करने के बाद 23 जून को प्रातः काल कोठरी को खोला गया था। तो दो डेटें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो 20 जून और दूसरी 23 जून। तो जून 1756 में हुई थी, और 20-23 याद रखिएगा, ठीक है। तो जब खोला तो उसमें 23 लोग ही जीवित बचे, बाकी लोग, है ना। तो जीवित रहने वालों में हालवेल भी था, और उसने इस घटना को, जो ये ब्लैक होल की घटना है, वो उसने ही रचा था। और कई बार ये माना जाता है कि ये संदिग्ध घटना है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन आक्रामक युद्ध का कारण बनाए रखने में इस घटना का बहुत महत्व है, कि अंग्रेजों ने इस घटना को आगे के आक्रामक युद्ध का कारण बनाए रखा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, 23 जून 1757 को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब से, पूरा एक साल बाद की बात है ये, काल कोठरी वाली घटना के जस्ट एक साल बाद, तो नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। पहला स्टेटमेंट क्या ये सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कलाई में बंगाल की सेना का नेतृत्व सिराजुद्दौला ने किया। दूसरा स्टेटमेंट जो है, दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा सोचने लायक है। दूसरा स्टेटमेंट सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। सिराजुद्दौला और इनके अंग्रेजों के बीच में हुआ ये युद्ध, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा
कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था और नवाब की जो सेना थी उसका जो नेतृत्व था वो मीर जाफर ने किया था, सिराजुद्दौला ने नहीं किया था। ठीक है, नेतृत्व करता, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि दूसरा यहाँ पर गलत है। उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व सही है नहीं, कोई फैक्ट इसमें गलत तो होना है नहीं। इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया, उसे पकड़कर फांसी दी गई और मीर जाफर जो था वो जो है नया नवाब बन गया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अक्टूबर 1764 को हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध सम्मिलित सेना में शामिल था, कौन कौन शामिल था? तो ये जो युद्ध हुआ था बक्सर वाला, तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो सेना थी, अंग्रेजों की विरुद्ध सेना में मिर्जा कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम था। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, 22 अक्टूबर 1764, है ना। बाकी ये लोग शामिल थे। प्लासी की युद्ध से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। अवध के नवाब और मुगल बादशाह के वजीर शुजाउद्दौला तथा स्वयं मुगल बादशाह को अंग्रेजों की दया पर निर्भर होना पड़ा। इसमें अंग्रेजों को दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया, है ना। और प्लासी के युद्ध की कसर बक्सर के युद्ध में पूरी की गई, ये प्रश्न भी बनता है। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को फटाफट देखते हैं और समाप्त करते हैं सेशन को। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण की योजना को मंजूरी दी है। तो ये निगमीकरण की योजना को मंजूर किया गया है और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन एक अधीन संस्था है, आयुध निर्माण बोर्ड। तो ये सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, इसमें बाकी और कुछ आपको ध्यान में नहीं रखना है। भारत का जो पहला आयुध कारखाना था ये पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था। डच कंपनी द्वारा गन पाउडर फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1712 में। ये इतिहास का एक फैक्ट है, बाकी व्याख्या आप पढ़िएगा एचएल वगैरह के बारे में। हाल ही में कहां पर पहला भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसैनिक बल, इसका नाम है यूनाफोर, है ना, यूनाफोर, ये युद्धाभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजन हुआ, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको जानना चाहिए और याद भी रखना है। ये अदन की खाड़ी में हुआ। कहां पर? अदन की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसैनिक बल का है और पहला है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में हुआ और जिसे बरबेरा की खाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये भूगोल का एक फैक्ट आपका तैयार हो रहा है। और फिर यमन, अरब सागर, जिबूती, गार्डाफुई चैनल, सोकोटा, सोमालिया, इनका इनका लोकेशन मैप में देखिएगा अभी तुरंत। बाब अल मंडेब जब नमरूमद्द के माध्यम से लाल सागर से ये जुड़ता है, आप जो अदन खाड़ी है, और अरब सागर इसके पूर्व में है, पश्चिम में ये जिबूती तदौरा की खाड़ी में मिल जाता है। सेशन लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैप में दिखाता, लेकिन आप लोग चिल्लाने लगते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आपके लिए। और शरणार्थियों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। विश्व भर में लोगों को शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य होता है। जो उनके प्रति हिंसा होती है, जैसे वो प्रताड़ित किए जाते हैं, इसके प्रति जागरूकता। 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य, तो भारत का पहला राज्य 2 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला महाराष्ट्र है। 16 जनवरी से यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ और उसके बाद में 2 करोड़ वैक्सीन इसने लगा दिया, है ना। ये डेटा आप देख भी सकते हैं, कोविन पे जाइए, वहां पर आपको ये covid.gov.in पर ये देख सकते हैं इसको, है ना। और वहां पे सारा ये डेटा दिया भी रहता है, किस राज्य में कितना वैक्सीनेशन हुआ। बाकी आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, अब तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी ओपन कर दिया गया है। कौन सा देश हरित हाइड्रोजन पहल शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? ठीक है, तो कौन सा देश हरित हाइड्रोजन पहल की मेजबानी कर रहा है? तो ये भारत। हाँ, एक बात आप लोगों से करनी थी, देखिए मुझे याद आ गई। तो हरित हाइड्रोजन पहल की मेजबानी भारत कर रहा है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की ये मेजबानी अभी हुई और ये 22 जून 2021 से ये शुरू हो रहा है। ब्रिक्स राष्ट्र शामिल इसमें होंगे और इसमें एनटीपीसी जो भारत का सबसे बड़ा, है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, उसके द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी, वही सब कुछ कर रहा है। हाइड्रोजन के विभिन्न प्रकार यहाँ पे दिया है, क्या है? तो हाइड्रोजन जो जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होता है उसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है और जो कार्बन कैप्चर और भंडारण विकल्पों के साथ जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होता है उसे नीला हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये पूछा जा सकता है। और जो दूसरी ग्रीन हाइड्रोजन जो पूरी तरीके से अक्षय ऊर्जा से प्राप्त होता है, तो ये हाइड्रोजन का ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, बात ये करनी है, कई लोग ग्रुप में सलाह दे रहे थे कि जो सफलता प्रोग्राम है उसकी फीस बहुत कम होनी चाहिए। उसकी फीस बहुत कम है, उस प्रोग्राम की आप वैल्यू अभी नहीं जानते हैं। एक या डेली 30 की जो 99 रुपए आप फीस देते हैं, ये प्रोग्राम आपको बड़ा महंगा लगता है? हाँ? बात पैसे की नहीं है, यहाँ पे बात सुनिए आप।
बात पैसे की नहीं है, 2.25 लाख रुपये, 2 लाख रुपये जीएस की फीस है। क्या आपका तैयार होता है? आप करके देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई पढ़ाता नहीं है, आपका तैयार क्या होता है, मैं जो कह रहा हूँ। बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टी, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं पढ़ाने वाले, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, एक से एक सर हैं जो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मतलब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप कितना तैयार कर पाते हैं। और दूसरी बात है कि परीक्षा के पहले आपकी तैयारी कौन करा पाता है और कैसे, किस कार्यक्रम से होती है। मुझे पैसे कमाने, कई लोगों ने कहा आपका इनकम बहुत बढ़ जाएगा, ग्रुप में ही बताया। मुझे इनकम बढ़ाने का शौक नहीं है, लेकिन मुझे खर्चा निकालना पड़ता है। लाखों रुपए महीने का मेरा खर्चा है। टीम है हमारी, उसको वेतन जाता है। लखनऊ आइएगा कभी ऑफिस में, बिठाएंगे आपको, मिलाएंगे लोगों से, ठीक है ना। मैं दिखावे की कल्चर में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं ऑर्गेनाइज वे में काम करता हूँ। तो फीस वो ऑलरेडी कम है। कोई ऑफर वगैरह बीच में आएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, आप उसको कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए कुछ ऑफर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे चहेते हैं, डेली 30 के स्टूडेंट हैं, इस कारण से मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो कमाई ज्यादा होगी कम होगी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोगों की तैयारी कैसे होगी। बहुत कम वो फीस रखी गई है, 4-5 महीने आपके साथ 100 घंटे से ऊपर की क्लास हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए, मैं उससे कम नहीं रखूंगा। सब पे डिस्कशन, उस पर प्रैक्टिस, 10-50 क्वेश्चन रोज आपको, थोड़े बहुत नोट्स आपको जो जरूरी होंगे, फालतू के नोट्स आप ना पढ़ें, आप लोगों के डाउट क्लियर और सब साथ आपका। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप लोगों को लग रहा है तो मैं माफी चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँ, है ना। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने की घोषणा की है? किसने घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है वो चिली ने की है ना। कमेंट करके आप अपने राय जरूर दीजिएगा, राय जरूर दिया कीजिए, है ना। और पैसे से, जहां तक कोरोना में, कोविड में, लॉकडाउन में सब परेशान है, तो परेशान उन सबों में हमारी टीम भी आती है, ठीक है। बहुत संघर्ष करके सारी चीजें चलाई जा रही हैं। चिली के राष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन पिनेरा। उन्होंने चीन की विधान पालिका देश के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार करेगी, ऐसा कहा है, ठीक है। तो ये चिली के राष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन पिनेरा, तो उन्होंने ऐसा किया है, चिली में ऐसा होने जा रहा है। और यहाँ पर मतलब हिंसक सामाजिक विरोध, असमानता के खिलाफ 2019 में जो हुए, और उसके बाद में फिर देखा गया कि संविधान को फिर से लिखा जाना चाहिए, जन्म संग्रह कराया गया, तो उसमें 78% लोगों ने कहा कि ऐसा होना चाहिए। बाकी चिली के बारे में हमने आपको बताया ही है कई बार, इसको भी देख लीजिएगा, मैप में जरूर देख लीजिएगा चिली को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ईरान के राष्ट्रपति, इन सबका नाम याद रखिएगा, खूब पूछे जाते हैं, तो इब्राहिम राइसी हैं, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इब्राहिम राइसी ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। और कुल डाले गए 29.9 मतों में से 18, मतलब ये मिलियन मिलियन मत में से 18 मिलियन वोट इनको मिले हैं, ये मिलियन होगा। और इब्राहिम राइसी को एक रूढ़िवादी नेता माना जाता है, रूढ़िवादी है ये। और ये राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी की जगह लेंगे। हसन रूहानी थे अभी तक ईरान के, अब उनको डिलीट करिए, इब्राहिम राइसी को लेके आइए वहां पे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव लीडर है लेकिन आ गए, है ना। बाकी ये कहाँ पैदा वैदा हुए, मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा। मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इतना डिटेल आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सीएसआईआर ने पूरे कस्बों और ग्रामीण भारत में कोविड-19 परीक्षण को बढ़ाने के लिए किस स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के साथ करार किया है? ठीक है, तो सीएसआर ने किया है टाटा एमडी के साथ। किसके साथ? टाटा एमडी के साथ किया है ना। और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका सीएसआर का फुल फॉर्म है। टाटा समूह के स्वास्थ्य देखभाल उद्यम है टाटा एमडी, उसके साथ इन्होंने समझौता किया है कि भारत में जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कोविड-19 परीक्षण क्षमता बढ़ जाए, है ना। और वहां पे आरटीपीसीआर परीक्षण के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, मतलब ये सब सुविधाएं हो जाए, और क्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही वरुण और 80 नदियां किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती हैं? इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी क्या किया है, उत्तर प्रदेश से इनका रिलेशन है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाराणसी में वरुणा और 80 नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया, इसलिए ये चर्चा में आई थी। और ट्रिब्यूनल ने ये कदम, इन नदियों में जो अशोधित सीवेज जाता है, अनट्रीटेड सीवेज चला जाता है, ट्रीटमेंट उसका नहीं किया जाता पहले ही, ऐसे मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाता है गंदा संदा, तो उस, और जो अनधिकृत निर्माण उनके तट पे किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये उठाया गया कदम। और अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर केनेथ कोंडा जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो जाम्बिया के राष्ट्रपति बने थे, 97 साल के ये थे, और प्रथम राष्ट्रपति थे जाम्बिया के, है ना। और 28 अप्रैल 1924 को ये पैदा हुए थे, और 97 साल की उम्र में, इससे ज्यादा क्या जिएंगे। और अब ये चले गए, तो अभी ये जाम्बिया के राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति वहां के थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है कैनेथ कोंडा।
और 28 अप्रैल 1924 को पैदा हुए थे। उत्तरी रोडेशिया और कांगो की सीमा के पास मिशन स्टेशन था, तो मिशन स्टेशन पर इनका जन्म हो गया था। तो ये कैसा लगा? मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये मेरी बात है, आप अपना पक्ष रखते हैं, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसकी फीस ज़्यादा नहीं है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा, दबाव नहीं है कोई, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको कहीं भी डर लग रहा है, तो उससे जुड़िए ज़रूर सफलता कार्यक्रम से। थैंक यू सो मच।